छत्रपति शिवाजी महाराज बोल रहा हूं। मैं वही शिवाजी हूं जिसे आप शिवाजी राजे भोसले के नाम से जानते हैं। मैं वही शिवाजी जिसका नाम सुनकर ही बड़ी बड़ी सल्तनतें कांप उठती थी। मैं वही करारा योद्धा हूं जिसने हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत का नामो निशान मिटा दिया। मैं वही हूं जिसके नाम मात्र से मुगल साम्राज्य थरथराने लगता था। संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने वाले अटक से कटक तक जिसके नाम का भगवा लहराता था, उसी को आप सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में मेरे संपूर्ण इतिहास के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा और महाराणा प्रताप का क्या रिश्ता है। क्या हम सच में भाई थे? मैंने सनातन धर्म के लिए इतना कुछ किया, फिर भी मुझे क्यों जहर देकर मारा गया और मुझे किसने जहर दिया, ये भी बताऊंगा। एक समय ऐसा आया जब औरंगजेब ने मुझे बंदी बना लिया था, लेकिन कैसे मैं उसकी गिरफ्त से बचकर निकल आया, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। मैंने अपना पूरा जीवन मुगलों से युद्ध करने में गुजार दिया। आज की जो वर्तमान स्थिति देश में बनी हुई, उसकी देख मेरी आत्मा को अत्यंत दुख होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में बताएं आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट वाले विषय पर अगला वीडियो लाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद के विषय पर वीडियो आए तो अधिक से अधिक कमेंट करें। शुरू करते हैं। मेरा जन्म 16 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ। मेरा जन्म ऐसे समय में हुआ जब लगभग पूरे देश पर दिल्ली सल्तनत ने कब्जा कर लिया था और दक्षिण में आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे मुगल शासकों ने कब्जा जमा रखा था। इस समय तक भारत में एक भी स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं बचा था। मेरे पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे और मेरी माता जीजाबाई एक वीर और कुशल योद्धा थी। मेरा लालन पालन माता जीजाबाई ने किया, जिन्होंने मुझे युद्ध कौशल प्रशासन की शिक्षा दी। देश, हिंदू और गौ माता को खतरे में देखकर मैंने महज 15 साल की उम्र में ही संपूर्ण भारत को इन आतताइयों से स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा धारण की। इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं अपनी सेना इकट्ठी करने निकल पड़ा, लेकिन भला एक 15 साल के बच्चे का साथ कौन देता? कौन एक 15 साल के बच्चे पर विश्वास करता कि एक दिन यही स्वराज्य की स्थापना करेगा? मेरी उम्र कम होने की वजह से मुझे किसी का साथ नहीं मिला, तो मैंने मेरे दोस्तों की सहायता से ही एक सेना बनाई और बीजापुर नाम की मुगल रियासत पर धावा बोल दिया, जिसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक एक करके कई युद्ध लड़े। मैंने महज 16 साल की उम्र में तोरण किले पर कब्जा कर अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। मैंने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। मैंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसने पश्चिम भारत में कई वर्षों तक शासन किया। मैंने मेरे जीवन में कई युद्ध लड़े, जिनके बारे में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। तोरण का किला जीतने के बाद मेरे एक खजाना हाथ लग चुका था, जिसकी सहायता से मैंने एक बड़ी सेना का गठन किया और इसी सेना के सहारे मैंने अगले 2 साल के अंदर ही पुरंदर, कोंढाणा, राजगढ़ और चाकन जैसे विशाल किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। 1646 ईस्वी में मेरे और आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली के बीच रायगढ़ का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध मेरे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। इस युद्ध का मुख्य कारण था रायगढ़ किले को सुरक्षित रखना, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। इसे मुगल सल्तनत से अलग थलग करने की योजना थी। इस युद्ध में जीत हासिल की मैंने और आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित करके रायगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। इस जीत ने मेरे नेतृत्व और युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई और मुझे मराठा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। मैंने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लड़ाई से पहले मैंने कई छोटे छोटे किले जीत लिए थे, लेकिन उन सारी विजय में रायगढ़ का किले को जीतना सबसे महत्वपूर्ण था। यह किला मेरी राजधानी बनने के साथ साथ मेरे राज्य के लिए एक शक्तिशाली आधार प्रदान करने वाला था। इस युद्ध के 1 साल बाद ही 1647 में तोरण की लड़ाई लड़ी गई, जो कि मराठा सेना और आदिल शाह की सेना के बीच का युद्ध था। इस लड़ाई का मुख्य कारण था तोरण किले पर अधिकार का मुद्दा, जो बीजापुर सल्तनत के अधीन था। मैंने बीजापुर के विरुद्ध अपने स्वतंत्रता संग्राम के अभियान का हिस्सा बनने के लिए इस किले को
जीतने का प्रयास किया। इस युद्ध में हमने विजय हासिल की। हमने आदिल शाही सेना के खिलाफ एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने अपनी सेना को तोरण किले के चारों ओर छुपा कर रख दिया। अब आदिल शाही सेना किले की और बढ़ी तो मैंने उन पर एक बाघ की तरह हमला किया, जिससे आदिल शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा और तोरण किला मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। यह विजय मेरी बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। धीरे धीरे मैंने अपनी हुकूमत का विस्तार किया और अपनी सेना के साथ कोंकण पर चढ़ाई की। यही वह समय था जब मुगलों के इलाकों में कोई हिंदू नेता तलवार लेकर आया था। मराठा सेना ने मुगलों को धूल चटाकर कोंकण और कल्याण जैसे भव्य दुर्गों पर भगवा ध्वज तान दिया था। कल्याण पर विजय का महत्वपूर्ण कारण था कल्याण शहर की महत्वता, जिससे हमारी आय में वृद्धि हो सकती थी और उससे और भी मजबूत सेना बनाई जा सकती थी। 1657 के आते आते कई छोटे बड़े किलों पर भगवा ध्वज लहरा रहा था। अब तक मेरे पास 40 किले नौसामंत और 60,000 लोग आ चुके थे। इससे मैंने बीजापुर की सल्तनत पर धावा बोल बोल कर उसे खोखला कर दिया। अपनी सल्तनत पर लगातार हमले देखकर बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह कांप उठा। उसने अपने सेनापति अफजल खान को एक बड़ी सेना देकर मेरे क्षेत्र में भेजा। इस समय मैं प्रतापगढ़ के किले में था। मुगल सेनापति अफजल खान अपने बड़े से लश्कर के साथ प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रहा था। हिंदू, गौ, स्त्री और बच्चों का कत्ल करते हुए उसका लश्कर मैदान में उतरा। हाथी सरीका दिखने वाला अफजल खान के इरादे मुझे धोखे से मारने के थे, जिसके लिए उसने मेरे समक्ष एक संधि का प्रस्ताव रखा। अगले दिन मेरी भेंट अफजल खान से हुई। गले मिलने के बहाने लंबे चौड़े अफजल खान ने मुझे अपने काख के नीचे दबोच लिया और पीठ पर धोखे से वार कर दिया, लेकिन मेरी पीठ पर लोहे का कवच होने की वजह से मैं बच गया। उसी समय मैंने अपना बाघ नख निकाला और अफजल खान को वहीं के वहीं चीर डाला। अफजल खान की खबर सुन मुगल सेना हवा की तरह वहां से भाग गई, लेकिन मेरे पर हुए हमले की खबर मेरी सेना में पहुंच गई और भगवे से लबरेज मराठाओं की नंगी तलवारों ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया और भागते हुए दुश्मन को गाजर मूली की तरह काट दिया। अफजल खान द्वारा की गई इस मंदिरों के विध्वंस को मेरा गुस्सा बीजापुर की सल्तनत पर फूटा। 1660 आते आते मैंने लगभग बीजापुर सल्तनत के 1/4 हिस्से पर अधिकार कर लिया। मुगल सल्तनत के कई किले ध्वस्त हो गए, कई जागीरें लूट ली गई और सल्तनतें सेनाएं लड़खड़ाकर बर्बाद हो गई। दक्कन की सेनाओं को रक्त रंजित करने के बाद मैंने अपनी सेना को कोल्हापुर की ओर कूच करने का आदेश दिया। मेरी सेना गरजती हुई दक्कन के खुले मैदान में उतरी और एक एक करके 17 किलों पर अधिकार कर लिया। 1660 इसमें आदिल शाह के गुप्तचरों ने आदिल शाह को सूचना दी कि मैं पनहाला के किले में हूं और यह भी सूचना दी कि इसमें मेरे पास सिर्फ 600 सैनिक ही हैं। मौके का फायदा उठाते हुए आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को 10,000 सैनिकों का काफिला लेकर पनहाला भेजा। मध्य रात्रि तक सिद्दी जोहर ने पनहाला किले को घेर लिया। अचानक से आई मुसीबत का सामना करने के लिए मैंने एक चतुराई दिखाई। अगर मैं इस युद्ध को लड़कर वीरगति को प्राप्त होता तो मेरा स्वतंत्रता संग्राम यहीं रुक जाता और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी मेरी तरह यूं ही लड़कर मर जाती। इसलिए मैं एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहता था कि जब शत्रु चारों ओर से घेर ले तो कौन सी तरकीब अपनानी चाहिए। मैंने 300 सैनिकों को अपने साथ लिया और चुपके से गुप्त रास्ते से वहां से निकल गया। भनक लगते ही दुश्मन सेना मेरे पीछे टूट पड़ी, लेकिन बाकी बचे 300 सैनिकों ने बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में आदिल शाह की सेना पर धावा बोल दिया और तब तक बहुत दूर निकल चुका था। यह युद्ध इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। सिर्फ 300 मावले सुबह तक आदिल शाह की सेना से लड़ते रहे और आधी सेना को काट डाला। इस युद्ध के बाद मैंने बीजापुर की सल्तनत को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और उसके बाद मैंने मुगल इलाकों पर चढ़ाई करना आरंभ कर दिया। इसके बाद मैंने अहमदनगर के मुगल थानों पर हमला बोला और एक एक करके सभी थानों को तबाह कर दिया। जजिया कर और गौ हत्या को विराम लगाते हुए मैंने अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता ही गया और जुन्नार के मुगल ठिकाने पर चढ़ाई कर दी। यह बात जब औरंगजेब को पता चली तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो ये सहन नहीं कर सका कि उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 की विशाल सेना लेकर महाराष्ट्र की ओर भेजा। जनवरी 1663 शाइस्ता खान भारी लश्कर के साथ पुणे पहुंचा और पूरे नगर को अपने कब्जे में ले लिया।
दिन में हिंदू मंदिर पर अत्याचार करता और रात में वह लाल महल में जाकर छिप जाता। 3 महीने तक हर दिन यही चलता रहा। लेकिन मैंने 5 अप्रैल 1963 को मैंने शाइस्ता खान पर हमले की योजना बनाई और महज 400 मराठा सैनिकों के साथ पुणे के किले की ओर निकल पड़ा। मराठा सैनिक भेष बदलकर किले के अंदर प्रवेश कर गए। ये देखकर शाइस्ता खान की रूह कांप गई। घबराया हुआ शाइस्ता खान सामने मुझे देखकर खिड़की से किले से नीचे कूद गया। बच तो गया, लेकिन भागते समय मेरी तलवार से उसकी 3 उंगलियां कट गई। अचानक हुई इस हमले से मुगलों में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया है। इस भगदड़ का फायदा उठाकर मैं और मेरी सेना वहां से वापस लौट आए। ईस्वी सन 1664 में मैंने मुगलों के सबसे अमीर शहर सूरत पर चढ़ाई की। मेरी सेना ने सूरत के पूरे व्यापार को चौपट कर दिया और मुगलों की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में लिया। इस घटना ने औरंगजेब के तख्त को हिला दिया। इस घटना के बाद औरंगजेब तिलमिला उठा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुगल सल्तनत के अपमान का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह को एक बड़ी सेना के साथ मैदान में उतारा। 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह ने 1 लाख सैनिकों के साथ मुझे पुरंदर के किले में घेर लिया। इस समय मेरे पास समझौते के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था और मैंने मिर्जा राजा जयसिंह से समझौता किया, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 11 जून 1665 को पुरंदर के किले में हुआ, जिसके तहत मुझे हिंदवी स्वराज के 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। इसमें कोंडाणा जैसा महत्वपूर्ण किला भी शामिल था। इस संधि में मैंने औरंगजेब से मिलने के प्रस्ताव पर भी रजामंदी दे दी। मैं संभाजी के साथ आगरा के किला में जाने के लिए तैयार हो गया। जब मैं मुगल दरबार में औरंगजेब के समक्ष पहुंचा तो वह मेरा अपमान करने लगा, जिस वजह से मैं दरबार से चला गया। इन सब की वजह से औरंगजेब ने मुझे धोखे से कैद कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही मैं उसकी कैद से संभाजी के साथ निकल आया और उसके बाद मुझे सीधे पुणे में देखा गया। कैद से निकलने के बाद ही ईस्वी सन 1670 में मैं मुगलों पर एक कहर बनकर टूटा और किलों पर तैनात मुगलों को बुरी तरह से काट डाला। महज 4 महीने में ही मैंने एक एक कर मेरे सभी किलों पर भगवा ध्वज वापस लहरा दिया। 6 जून 1674 को वैदिक मंत्रों के साथ मेरा राज्याभिषेक किया गया। 6 जून 1674 को ही रायगढ़ किले में मुझे छत्रपति की उपाधि दी गई। छत्रपति में छत्र का मतलब एक प्रकार का मुकुट जिसे देवताओं या बेहद पवित्र पुरुषों द्वारा पहना जाता है, बल्कि पार्टी का मतलब गुरु था। अपने राज तिलक के तुरंत बाद ही मैंने हैदराबाद रियासत पर चढ़ाई की। मेरी सेना दक्कन से पहाड़ से उतरी और पोंडा, कारवा, कोल्हापुर और जंजीरा के किलों को मराठा हुकूमत के नीचे ले आए। मैंने कर्नाटक से होते हुए वेल्लोर, गिंगी, मैसूर और तमिलनाडु तक के इलाकों पर अपनी विजय पताका फहरा दी। 3 अप्रैल 1680 में मात्र 50 वर्ष की आयु में हनुमान जयंती के दिन रायगढ़ के किले में मैंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। मेरी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों को हमेशा से असमंजस बना रहा। किसी का कहना है कि मुझे जहर देकर मारा गया और किसी का कहना है मेरी मृत्यु स्वाभाविक थी। इस पर आपका क्या मत है कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।